स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कि संघट्ट अर्थात जो इंग्लिश में से कॉलिशन बोलते हैं किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। संघट्ट को सामान्य भाषा में टक्कर भी कहा जाता है, पर भौतिकी की जो परिभाषा है कुछ अलग प्रकार से होगी। जरा देखते हैं। किन्हीं भी दो पिंडों के बीच अन्योन्य क्रिया, इसको आप ध्यान रखें इस शब्द को, म्यूचुअल इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रिया का होना संघट्ट कहलाता है। अर्थात ये आवश्यक नहीं है कि संघट्ट में दोनों पिंड परस्पर संपर्क में आकर टकराएं। ओके, क्लियर है? ये आवश्यक नहीं है कि संघट्ट में दोनों पिंड आपस में टकराएं, बल्कि आवश्यक ये है कि एक पिंड की गति दूसरे के द्वारा प्रभावित होनी चाहिए। उस एक की जो गति है उसका प्रभाव दूसरे पर पड़े। फॉर एग्जाम्पल देख लो, जैसे रदरफोर्ड के जो अल्फा कणों का प्रकीर्णन संबंधी प्रयोग है, उसमें अल्फा कण नाभिक के दूर से ही प्रतिकर्षित हो जाते हैं। उसमें कोई कॉलिजन नहीं होता, टकराते नहीं है वो आपस में, और वह प्रतिकर्षित होकर दूर चले जाते हैं। ठीक, चलिए संघट्ट के हम प्रकार देखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। संघट्ट दो प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यास्थ संघट्ट, इसे इलास्टिक कॉलिशन बोलते हैं। वे संघट्ट जिनमें रेखीय संवेग संरक्षण, संवेग का फॉर्मूला ध्यान है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, रेखीय संवेग संरक्षण के साथ साथ गतिज ऊर्जा यानी 1/2 mv², गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। जैसे स्टील व कांच की गोलियों का आपस में टकराना या गैस के अणुओं का संघट्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी काम करता है और गतिज ऊर्जा संरक्षण का भी सिद्धांत कार्य करता है। अब दूसरे प्रकार का संघट्ट है अप्रत्यास्थ संघट्ट, इन इलास्टिक कॉलिशन। जैसे ऐसे जो संघट्ट होते हैं इनमें रेखीय संवेग जो है वो तो संरक्षित रहता है, उसका क्षय नहीं होता, लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। गतिज ऊर्जा का कुछ भाग क्षय हो जाता है। अच्छा, ये किस रूप में क्षय होगा? या तो पिंड को आंतरिक उत्तेजन एक्साइटेड करने में, ऊष्मीय ऊर्जा में, या ध्वनि ऊर्जा में यह बदल जाता है। जैसे दो वाहनों का संघट्ट हो, है ना, किसी गेंद का फर्श से टकराना हो, तो ये जो एग्जाम्पल हैं वो अप्रत्यास्थ संघट्ट के हैं। स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन और यहाँ पढ़ेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा की हानि होती है। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट अभी हमने प्रकार ऊपर देखा कि गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती, कुछ ना कुछ इसका लॉस होता है। तो वो लॉस का कह रहे हैं कि भाई व्यंजक निकालिए कि कैसे लॉस होता है। तो चलिए, यहाँ हमने दो पिंड मान लिए, एक पिंड m1 है जिसका द्रव्यमान और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, ये जो है वो पहला पिंड u1 वेग से चल रहा है, हमने कंसीडर किया, और दूसरा पिंड जो है वो u2 वेग से चल रहा है। ओके, अब देखिए, ये संघट्ट के पूर्व की अवस्था है जब टक्कर नहीं हो रही है, और ये संघट्ट के बाद की अवस्था है। संघट्ट के बाद क्या हुआ कि जो पिंड m1 था वो m2 से चिपक कर चलने लगा, और उसका जो वेग हो गया वो क्या हो गया? v वेग हो गया। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेशन निकालते हैं, किस प्रकार से इसकी वैल्यू आएगी। तो संवेग के नियम अनुसार, संवेग संरक्षण के नियम अनुसार क्या होगा कि भाई प्रारंभिक संवेग जो होगा वो अंतिम संवेग के बराबर होगा। संवेग का फार्मूला लगा दो, द्रव्यमान गुणा वेग प्लस द्रव्यमान गुणा वेग। ये पहले पिंड का है, ये दूसरे पिंड का है, और दोनों लास्ट में आफ्टर कॉलिजन मिलकर चलने लगे, चिपक कर चलने लगे, जुड़कर चलने लगे। तो m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी क्या थी? v। यहाँ से हम v की वैल्यू निकालेंगे तो m1 प्लस m2 कहाँ चला जाएगा? हर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो हमारी वैल्यू हमारे पास आएगी कि v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 बटे m1 प्लस m2। इसे हम इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। अब हमने ये मान लिया कि यदि जो दूसरा पिंड है वो स्थिर है, वो गतिमान नहीं है, चल नहीं रहा है, तो उस समय उसका जो वेग होगा, वेलोसिटी होगी, e2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब ये u2 की वैल्यू जो 0 है वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ रख दीजिए, तो ये जो स्टेप्स है वो क्या हो जाएगा? ये वाला पद 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो m1 u1 बटे m1 प्लस m2। देखो, ये m1 u1 m बटे m1 प्लस m2, इसे हम कंसीडर करते हैं समीकरण 2 के रूप में। अब संघट्ट के पूर्व निकाय की गतिज ऊर्जा K1 बराबर 1/2 m1 u1 स्क्वायर। दूसरा पिंड स्थिर है इसलिए उसकी ऊर्जा हमने नहीं दी है क्योंकि वो तो चल ही नहीं रहा है।
संघट्ट के पश्चात निकाय कैसे मूवमेंट करने लगा, जुड़कर मूवमेंट करने लगा। उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, K2 बराबर 1/2 m1 + m2 और v²। गतिज ऊर्जा में 6 की गणना करते हैं। गतिज ऊर्जा में 6 डेल्टा K बराबर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा माइनस संघट्ट के पश्चात की गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा बोल सकते हैं आप। ओके, तो कितना हो जाएगा कि 1/2 m1 u1², ये वैल्यू हमने रख दी, माइनस 1/2 m1 + m2 और v² रख दी। v² की वैल्यू आपने फाइंड आउट पहले समीकरण 1 में इक्वेशन 1 में कर चुके हैं। ये देखो m1 u1 m2 u2, ये वाली ये v = m1 u1 / m1 + m2। समीकरण 2 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे v की जगह पे रख देते हैं। जब आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, m1² u1² और m1 + m2 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखो एक ये कैंसिल हो जाएगा, इससे आपके पास क्या बचा, 1/2 m1 u1² माइनस 1/2 m1² u1² अपॉन में m1 + m2, ये बचा। अब हम क्या करते हैं कि 1/2 m1 u1² दोनों पदों में से कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो 1/2 m1 u1², इसको पूरा ही बाहर ले लिए, तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा। 1/2 बाहर आ गया, एक m1 बाहर आ गया और u1² बाहर आ गया। ओके, तो यहाँ केवल कितना बचा, m1 बचा आपके पास। ओके, तो यहाँ पे अब एलसीएम आप ले लीजिए, कितना हो जाएगा, m1 + m2 एलसीएम आ जाएगा। तो m1 + m2 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस m1। तो यहाँ से आप देखेंगे कि m1 से m1 कट गया, तो कितना बचा m2। तो 1/2 m1 m2 अपॉन m1 + m2 और ये तुम्हारा u1²। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डेल्टा K जो वैल्यू आई है 1/2 m1 m2 बटे m1 + m2 u1²। यही समीकरण अप्रत्यास्थ संघट्ट में होने वाली ऊर्जा क्षय को बताता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।